हेलो डीसी फैंस, वेलकम बैक टू माय चैनल दास्तान टीवी। तो जैसा कि आप जानते हैं, सुपरमैन 4 के बाद वार्नर ब्रदर्स ने सुपरमैन के कैरेक्टर को कई बार लाइव एक्शन में रिबूट करने की कोशिश की थी, जिसमें सबसे पहली कोशिश थी सुपरमैन लिव्स, जिसको टिम बर्टन डायरेक्ट करने वाले थे और निकोलस केज उसमें सुपरमैन का रोल प्ले करने वाले थे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आप जानते हैं कई सारी प्रॉब्लम्स की वजह से वो मूवी नहीं बन पाई थी। उसके ऊपर मैंने वीडियो कायदे से बनाया था, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके देख सकते हैं। उसके बाद जे अब्राम्स ने सुपरमैन फ्लाई बाई का प्रोजेक्ट पिच किया था वार्नर ब्रदर्स को, जिसका प्री प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो मूवी भी नहीं बन पाई थी। लेकिन फिर फाइनली ब्रायन सिंगर, जिन्होंने एक्समैन फ्रेंचाइज की मूवीज़ को डायरेक्ट किया था, उन्होंने हमें सुपरमैन रिटर्न्स डायरेक्ट करके दी थी मूवी, जिसका बजट अराउंड $200 मिलियन था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बॉक्स ऑफिस पे मूवी अंडर परफॉर्म कर गई थी, जिस वजह से इसका जो सीक्वल आने वाला था वो कैंसिल हो गया था। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जो सुपरमैन रिटर्न्स का सीक्वल बनने वाला था, सुपरमैन रिटर्न्स 2, उसकी स्टोरी आखिर क्या होने वाली थी। क्योंकि आप में से बहुत से लोगों को पता होगा, जब पोस्ट प्रोडक्शन चल रहा था सुपरमैन रिटर्न्स का, तो ब्रायन सिंगर ऑलरेडी फर्स्ट ड्राफ्ट तैयार कर चुके थे सुपरमैन रिटर्न्स के सीक्वल का। तो इस वीडियो में हम लोग यही डिस्कशन करेंगे कि उस सीक्वल का आखिर प्लॉट क्या होने वाला था, बेसिक स्टोरी लाइन क्या होने वाली थी। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आइए शुरू करते हैं। तो गाइस, सुपरमैन रिटर्न्स का जो सीक्वल बनने वाला था उसका नाम सुपरमैन रिटर्न्स 2 के बजाय सुपरमैन मैन ऑफ स्टील होने वाला था। और इसकी स्टोरी की शुरुआत होती क्रिप्टॉन प्लेनेट पे, जहाँ पे जो टॉप एलीट्स और टॉप साइंटिस्ट थे वो सिटाडेल में इकट्ठा होते हैं अपने नए इन्वेंशन को देखने के लिए। वो लोग एक ह्यूमनॉइड एआई इंटेलिजेंस वाला एक क्रिएचर बनाते हैं जो बहुत ज़्यादा एडवांस था। अब होता यह है, क्रिप्टॉन जो प्लेनेट जो होता है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, लेकिन हमको ये पता चलता है कि जो सिटाडेल है जिसके अंदर वो एआई ह्यूमनॉइड क्रिएचर था, ये दरअसल एक शिप है जो एक्सप्लोजन से पहले, प्लेनेट के एक्सप्लोड होने से पहले क्रिप्टॉन को छोड़ के चली जाती है। और उसी वक्त वहाँ से सुपरमैन, जो भी बच्चा था, उसके फादर भी उसको एक स्पेशल शिप से सेंड कर देते हैं। अब सुपरमैन तो हमारा अर्थ पे आ जाता है और यहीं पे बड़ा होता है, लेकिन जो दूसरी वाली शिप थी सिटाडेल की, वो एक तरीके से रोटेट करती रहती है पूरे यूनिवर्स में। नेक्स्ट सीन में हम ये देखते हैं कि अब स्टोरी को थोड़े से ईयर जंप करके दिखाया गया है सुपरमैन रिटर्न्स की स्टोरी के बाद। सुपरमैन जो हमारा है वो अभी भी अपने सुपर हीरो का वर्क कर रहा है। उसका जो बेटा है जेसन, जिसको लुइस और उसका हस्बैंड पाल रहा है, वो अब काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो चुका है। और आपको याद होगा सुपरमैन रिटर्न्स मूवी के दौरान लेक्स लुथॉर से जब फाइट हो रही होती है, तो सुपरमैन एक लैंड मास, जो क्रिप्टोनियन लैंड मास होता है, उसको स्पेस में पुश कर देता है। ये जो लैंड मास है ये मार्स और जुपिटर के बीच में रिवॉल्व कर रहा है, जिसे साइंटिस्ट ने नाम दिया है न्यू क्रिप्टॉन। अब होता यह है, लुइस को पता चलता है कि कोई अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट अर्थ की तरफ बढ़ रहा है, और ये जो फ्लाइंग ऑब्जेक्ट है ये दरअसल अपनी स्पीड को स्लो कर रहा है। यानी ये कोई उल्का पिंड या एस्ट्रॉयड नहीं है, बल्कि शायद ये कोई एलियन शिप है। अब सुपरमैन इसकी रिसर्च करने के लिए जब जाएगा तो उसको पता चलेगा ये वही सिटाडेल वाला शिप है जो क्रिप्टॉन से आया था। अब सुपरमैन जब इस शिप के अंदर जाएगा तो देखेगा कि यहाँ पे वही एआई इंटेलिजेंस वाला ह्यूमनॉइड है। अब सुपरमैन बहुत ज़्यादा खुश हो जाएगा कि कम से कम उसका जो प्लैनेट था क्रिप्टॉन, जो डिस्ट्रॉय हो चुका है, उससे रिलेटेड कोई चीज़ अभी भी बची हुई है। तो खुशी खुशी उस एआई इंटेलिजेंस वाले ह्यूमनॉइड को अर्थ पे लेके आएगा। और यहाँ पे जब वो ह्यूमनॉइड लौट के आएगा तो वो ये देखेगा कि सुपरमैन ने जिस तरीके से मदद करनी चाहिए थी अर्थ की, उसने उस तरीके से मदद नहीं की। यानी कि वर्ल्ड में अभी भी हंगर है और वॉर्स हो रहे हैं, तो सुपरमैन ने आखिर इनको रोकने की कोशिश क्यों नहीं की। तो सुपरमैन यहाँ पे उस ह्यूमनॉइड एआई से ये बताता है कि उसने अपने फादर से वादा किया था कि वो पॉलिटिक्स में जंप नहीं करेगा, यानी सुपरमैन ने पॉलिटिक्स में इंटरफेयर नहीं किया। अब यहाँ पे गाइस जो एआई ह्यूमनॉइड होगा वो इंसानों की एक तरीके से मदद करने लग जाएगा, उनकी टेक्नोलॉजी को एडवांस करने के लिए। और एक कंट्री होगी वो दूसरे कंट्री पे इन्वेड करेगी, तो जो इन्वेडिंग कंट्री होगी जिसने इंटरनेशनल लॉ ऑफ कंडक्ट को तोड़ा होगा, जो ये ह्यूमनॉइड होता है वो अपनी पावर से पूरे उनके आर्मी आर्सेनल को डिस्ट्रॉय कर देता है। यानी वो ये कहता है कि अगर कोई इंटरनेशनल लॉ तोड़ेगा, कोई बिला वजह वॉर करेगा, तो एज अ ह्यूमनॉइड, पावरफुल ह्यूमनॉइड, मैं उसके पूरे आर्मी आर्सेनल को डिस्ट्रॉय कर दूंगा। यानी एक तरीके से पीस आ चुका है पूरी अर्थ पे। और जो जेसन था सुपरमैन का बेटा, उसको वो ह्यूमनॉइड अब ट्रेन भी कर रहा है। यानी वो काफ़ी तरीके से मदद करने की कोशिश कर रहा है। इसलिए जो पैरी वाइट होता है डेली प्लैनेट का जो चीफ एग्जीक्यूटिव, वो उस ह्यूमनॉइड को नाम देता है ब्रेनियाक।
और यही नाम अब उसका चलने लग जाता है। लेकिन ये जो ब्रेनियाक है इसका कुछ और प्लान भी है। ये अब ओपनली आके क्रिटिसाइज करने लग जाएगा सुपरमैन को, कि सुपरमैन को जिस तरीके से आप लोगों की मदद करनी चाहिए थी वॉर को रोकने के लिए और हंगर को रोकने के लिए, वो उसने नहीं किया। तो एक तरीके से लोग सुपरमैन से नफरत करने लग जाएंगे, उससे काफ़ी ज़्यादा दूर हटने लग जाएंगे। अब यहाँ पे सुपरमैन को शक होगा ब्रेनियाक के ऊपर। अब वो दोबारा उस शिप में जाएगा जिससे ब्रेनियाक आया होता है। तो सुपरमैन को ये पता चलेगा ब्रेनियाक जो है इसका शिप जब ट्रैवल कर रहा था चारों तरफ, तो ये डिफरेंट डिफरेंट प्लैनेट्स पे गया जहाँ पे लाइफ मौजूद थी। ये उन प्लैनेट्स से सारी इन्फॉर्मेशन जब अर्न कर लेता था, सीख लेता था, तो उन प्लैनेट्स को डिस्ट्रॉय कर देता था। यानी क्रिप्टॉन जो डिस्ट्रॉय हुआ था उसके पीछे ब्रेनियाक का ही हाथ था, क्योंकि जब उसने क्रिप्टॉन की सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर ली तो उसने क्रिप्टॉन को डिस्ट्रॉय कर दिया था। अब ये जो ब्रेनियाक है इसका जो मेन एम है वो ये है कि ये एक ऑर्गेनिक फॉर्म में चेंज होना चाहता है। यानी इसकी जो मेंटल स्ट्रेंथ, मेंटल पावर है, ये चाहता है कि किसी ऑर्गेनिक बॉडी में ट्रांसफ़र हो जाए। लेकिन ब्रेनियाक क्योंकि क्रिप्टॉन का इन्वेंशन है तो इसके साथ केवल एक क्रिप्टोनियन बॉडी ही कंपेटिबल है। और वो क्रिप्टोनियन बॉडी कौन है? जेसन, जो सुपरमैन का बेटा है। हमको यही देखने को मिलता है, ब्रेनियाक जो है वो अपनी पूरी मेंटल स्ट्रेंथ को ट्रांसफ़र कर लेता है जेसन की बॉडी में, और जेसन की बॉडी पे एक तरीके से कब्जा कर लेता है, उसकी सारी सुपर पावर्स भी ले लेता है। क्योंकि जेसन सुपरमैन का बेटा था इसलिए जेसन के पास भी पावर्स हैं। यानी फाइनल बैटल जो होता है वो सुपरमैन और जेसन, जिसके दिमाग पे ब्रेनियाक ने कब्जा कर लिया है, उनके बीच में होता है। सुपरमैन को ब्रेनियाक को रोकना भी है और वो ये भी नहीं चाहता कि उसका बेटा जेसन जान से मारा जाए। तो ये गाइज एक बेसिक प्लॉट लाइन होने वाली थी मूवी की, जो अनफॉर्चुनेटली नहीं बन पाई थी क्योंकि मूवी एक बॉक्स ऑफिस फेलियर रही थी। और क्यों बॉक्स ऑफिस फेलियर रही थी उसके पीछे हम जानते हैं मल्टीपल रीजंस थे, कि मूवी को बहुत ज़्यादा मिक्स रिव्यूज़ मिले थे। प्लस 2007 में शायद आप लोग को याद हो कि राइटर्स की स्ट्राइक हुई थी उस वक्त, तो काफ़ी टाइम तक मूवीज़ पे वर्क नहीं हुआ था। उसके बाद 2008 में जब बैटमैन डार्क नाइट आई थी वो बहुत ज़्यादा बॉक्स ऑफिस सक्सेस रही थी। प्लस वार्नर ब्रदर्स उस वक्त एक जस्टिस लीग मूवी बनाने की भी प्लान कर रहा था। लेकिन जब डार्क नाइट इतनी बड़ी सक्सेस हुई तो वार्नर ब्रदर्स ये नहीं चाहता था कि बैटमैन जो है क्रिस्टोफर नॉलन का, उससे कोई दूसरी डीसी की प्रॉपर्टी डायरेक्ट कॉम्पिटिट करे। इसलिए वो जस्टिस लीग मूवी भी कैंसिल कर दी गई थी। और अनफॉर्चुनेटली क्योंकि बॉक्स ऑफिस ज़्यादा अच्छा नहीं रहा था सुपरमैन रिटर्न्स का, तो उस मूवी को भी कैंसिल कर दिया गया था। तो ओवरऑल गाइस सुपरमैन रिटर्न्स 2 की यही बेसिक स्टोरी लाइन होने वाली थी। आप मुझको ज़रूर बताइएगा क्या ये स्टोरी लाइन आपको पसंद आई, और अगर इस पर मूवी बनती क्या एक अच्छी मूवी बन सकती थी, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और डीसी अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।